अब हम लोग जो आज का पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है नेटवर्किंग मॉडल। क्या ये सबको दिख रहा है? ये सबको दिख रहा होगा। ओके। नेटवर्किंग मॉडल हमारा क्या होता है? दो तरीके की हमारी नेटवर्किंग सेट होती है। एक पहली नेटवर्किंग होती है जिसको हम लोग पीयर टू पीयर बोलते हैं, और दूसरी नेटवर्किंग होती है जिसको हम लोग क्लाइंट एंड सर्वर बोलते हैं। ठीक, तो पीयर टू पीयर में क्या होता है? वन टू वन मैटर होता है। ठीक है, वन टू वन कनेक्ट करते 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 हम लोग नेटवर्किंग अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको जानता हूँ, आप अगले को जानते हैं, अगला अगले को जानता है, अब हम आपस में कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। ये हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्किंग मॉडल होता है। तो हम लोग ज्यादातर पीयर टू पीयर मार्केट नेटवर्किंग जो हम लोग तब यूज करते थे जब लोग याहू मैसेंजर पे चैटिंग किया करते थे। तो हमारा बेसिकली पीयर टू पीयर एप्लीकेशन ही हुआ करती थी जहाँ पे इस तरीके का पार्ट होता था। तो अगर जैसे नेटवर्किंग के मॉडल पे अगर हम लोग चलेंगे तो नेटवर्किंग के मॉडल पे क्या होता है कि वर्क स्टेशन बनाए जाते हैं, और वर्क स्टेशन से हम और कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते चले जाते हैं। ठीक, तो वो वर्क स्टेशन जब दूसरे वर्क स्टेशन से मिलता है तो हमारे कई कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, हम छोटा सा एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये स्क्रीन शायद दिख रही होगी। हाँ, ये दिख रही होगी। अब सपोज कीजिए कि हमारा ये कंप्यूटर है, ये हमारा वर्क स्टेशन है, और इससे जुड़े हुए हमारे ये छोटे छोटे कंप्यूटर है ऐसे। ड्राइंग पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ समझना है कि होता क्या है। और ऐसे ही कोई दूसरा वर्क स्टेशन है, उसके पास भी कई कंप्यूटर हैं हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं। अब जब हम वर्क स्टेशन को आपस में, अब होता क्या है कि हमारे ये जितने भी कंप्यूटर हैं ये सारे कंप्यूटर किसी ना किसी टोपोलॉजी को यूज करते हुए इससे कनेक्टेड है, और ऐसे ही जितने कंप्यूटर हमारे ये हैं ये सारे कंप्यूटर हमारे कनेक्टेड हैं आपस में। अब सपोज करके चलिए कि ये एक वर्क स्टेशन है और ये एक वर्क स्टेशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, सिंपल थ्योरी लगाई और इन दोनों वर्क स्टेशन को जोड़ दिया। ठीक, तो जब इन दोनों वर्क स्टेशन को जोड़ दिया हमने तो ये पार्ट हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का। ठीक है, दूसरा पार्ट पे हमारा क्लाइंट सर्वर है। क्लाइंट सर्वर में क्या हुआ कि हमने यहाँ पे एक सर्वर बनाया, और इस कंप्यूटर को इससे जोड़ा और इस कंप्यूटर को इससे जोड़ा। ठीक, ये क्लाइंट सर्वर हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों कंप्यूटर सर्वर के थ्रू आपस में कनेक्ट है। तो ये हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। और जब पीयर टू पीयर बात करते हैं तो ये और ये आपस में डायरेक्ट एक दूसरे से मिल जाते हैं। ऐसे कई और हो सकते हैं, जब वो कनेक्टेड हो जाते हैं तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्किंग हो जाता है। क्या ये क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल सबको क्लियर है? इसमें बेसिक थ्योरी देखिए यही लिखी हुई है, नेटवर्किंग मॉडल वेयर ईच वर्कस्टेशन हैज इक्विवेलेंट कैपेबिलिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज इज नोन एज पीयर टू पीयर मॉडल। ठीक, देयर इज नो सेंट्रल सर्वर, ये लाइन बहुत दिमाग में आपको रखनी होगी कि देयर इज नो सेंट्रल सर्वर इन द नेटवर्क एंड कंप्यूटर्स जॉइंट्स एंड टू शेयर फाइल्स, प्रिंटर्स एंड इंटरनेट एक्सेस। ये दो लाइन आप दिमाग में बैठा के रखिएगा कि कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता है, और सारे कंप्यूटर आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो फाइल को शेयर भी करते हैं, प्रिंटर को भी शेयर करते हैं, और इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी भी लेते हैं। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे वो हमारे सर्वर के थ्रू कनेक्ट होंगे। ठीक है, वो सर्वर के थ्रू कनेक्ट होंगे और सर्वर सारे कंप्यूटर से जुड़ता हुआ चला जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल हो गया, और ऊपर वाला हमारा पीयर टू पीयर हो गया। अब हम थोड़ी सी डिटेल आपको क्लाइंट सर्वर में भी दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है किसकी आपको आगे जरूरत पड़े, समझिएगा।
अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है, ठीक है। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। तो जब क्लाइंट और सर्वर आपस में मिलते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्लाइंट सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं मतलब डेटा हमारा सेंड होता है और डेटा हमारा रिसीव होता है। क्लाइंट का मतलब ये आप अपना कंप्यूटर या अपना मोबाइल मानिए। जब आप वहां पे जाके www.yahoo.com किए, आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट सर्वर को आई, सर्वर ने yahoo.com देखा, फिर रिप्लाई किया और फिर आपके कंप्यूटर में वो yahoo.com खुल के आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, जहाँ पे क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होता है। अब जैसे आप यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, वैसे आप जैसे हजारों लोग सर्वर से कनेक्ट हो रहे होंगे, हजारों लोग रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे और हजारों लोग का रिक्वेस्ट सर्वर एक्सेप्ट करके उनको रिप्लाई कर देता है। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा जरूर से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टू टियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब क्लाइंट और सर्वर आपस में काम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब यहाँ पे अगर हम लोग टू टियर की जगह पे अब दूसरा पार्ट हमारा है कि ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। अब हमने एक सर्वर और बनाया, वो सर्वर हमारा डेटाबेस सर्वर हो सकता है, वो सर्वर हमारा ये डेटाबेस सर्वर हो सकता है, ये हमारा फाइल सर्वर हो सकता है, ये हमारा प्रिंटर सर्वर हो सकता है। कई टाइप के सर्वर होते हैं, तो हमारा ये कोई भी सर्वर हो सकता है। अब इस एप्लीकेशन को आप देखिए, जो मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने वो रिक्वेस्ट डेटाबेस सर्वर को भेजी, वहां पे आपका चेक हुआ कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड सही है कि गलत है। अगर सही है या गलत है जो भी होगा, वो रिप्लाई सर्वर को जाएगा और सर्वर से फिर आपके पास आएगा और बताएगा कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, या अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है तो वो आपकी प्रोफाइल को ओपन कर देता है। ठीक है, तो जब क्लाइंट सर्वर की बात हो रही थी, टू टियर आर्किटेक्चर की बात हो रही थी, तो सिर्फ डेटा रिसीव और सेंड हो रहा था। जब हमारा डेटाबेस सर्वर आ गया, तो अब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे, मतलब ऐसी साइट्स जहां पे आपका डेटाबेस इन्वॉल्व होता है, जैसे आपका ईमेल, जैसे आपका फेसबुक। ठीक, यहाँ पे डेटाबेस सर्वर सेपरेटली रखा जाता है जो सर्वर से कनेक्टेड होता है, ईमेल सर्वर से कनेक्टेड होता है। और फिर आपका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे वेरीफाई होता है और वेरीफाई होने के बाद ये रिटर्न होता है, फिर क्लाइंट तक जाता है। यही वजह है कि आप जब अपने मेल अकाउंट पे या फेसबुक अकाउंट पे जब आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, तो वो चेक करता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको बताता है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, आप फिर से एंट्री करते हैं, अदरवाइज वो आपकी प्रोफाइल ओपन कर देता है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ पे तीन चीजें इन्वॉल्व हो गई, उसको हम लोग थ्री टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं, थ्री टियर आर्किटेक्चर बोलेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्लाइंट है, सर्वर है और उस डोमेन सर्वर है और उसके बाद डेटाबेस सर्वर। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया कि हो सकता है कि ऐसे ऐसे आपके कई डेटाबेसेस हो, ऐसे कई डेटाबेसेस हो, n नंबर्स ऑफ डेटाबेस अगर हो, तो जब n नंबर्स ऑफ डेटाबेस होगा तो इसको हम लोग n टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है n टियर आर्किटेक्चर। ठीक, जब मल्टीपल डेटाबेस हो जाते हैं, एग्जांपल में देखिए, जब आप गूगल खोलते हैं तो google.co.in होता है, मतलब इंडिया का डेटाबेस सर्वर ओपन हो रहा है। google.co.uk हुआ तो यूके का सर्वर खुला, google.co.us हुआ तो यूएस का सर्वर खुला, google.co.nz हुआ तो न्यूजीलैंड का सर्वर खुला। तो कंट्री वाइज डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो पार्ट हमारा n टियर आर्किटेक्चर में आता है। आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी? किसी कोई डाउट है?
किसी को कोई डाउट है? बताइए, अगर कोई डाउट है तो मैसेज डालिए। ओके, रिपीट 2 टियर। अच्छा ठीक, ठीक है, बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, जब क्लाइंट और सर्वर आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वहां पे सिर्फ ऐसा वेबसाइट बनाई गई है जहाँ पे डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसी जगहों पे हमारा 2 टियर आर्किटेक्चर यूज होता है। ऐसी वेबसाइट जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर उस जगह की इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारा 2 टियर आर्किटेक्चर होता है। मतलब वहां पे क्लाइंट कनेक्टेड होता है, सर्वर कनेक्टेड होता है, ठीक। लेकिन जब सर्वर, हमारा डेटाबेस सर्वर अलग हो जाता है, तो 3 टियर आर्किटेक्चर होता है। मतलब क्लाइंट होता है, डोमेन सर्वर होता है और डेटाबेस सर्वर होता है। इसको 3 टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा डेटाबेस इन्वॉल्व होता है, आपका यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन की फैसिलिटी आपको मिलने लग जाती है। तो आप देखते होंगे कि आपको कई वेबसाइट ऐसी मिली होंगी जहाँ पे कोई भी लॉगिन का पार्ट नहीं है, सिंपल आप वेबसाइट उठाते हैं, देखते हैं और बंद कर देते हैं। साथ ही साथ ऐसे भी कई वेबसाइट्स हैं जो आपको लॉगिन की फैसिलिटी देती है, यूजर नेम पासवर्ड की फैसिलिटी देती है। ऐसे केसेस में वो 3 टियर आर्किटेक्चर पे काम करती है। मतलब डेटाबेस सर्वर होता है और क्लाइंट होता है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है कि ऐसे ऐसे डेटाबेस आपके कई हो सकते हैं, ठीक। ऐसे केसेस में एन टियर आर्किटेक्चर के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक। तो वो क्या करते हैं कि कंट्री वाइज उन्होंने डेटाबेस को डिफाइन कर दिया। जैसे हमने आपको एग्जांपल अभी दिया था कि google.co.in, google.co.uk, तो इनका मतलब इंडिया का, google.co.uk यूके का, अलग अलग कंट्री का डेटाबेस। फिर जब अलग अलग कंट्री में आते हैं तो फिर उसको लोकेशन वाइज तोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं लखनऊ में रह रहा हूँ तो लखनऊ की लोकेशंस का डेटा आएगा, ठीक। आप मान लीजिए चंडीगढ़ में रहते हैं तो चंडीगढ़ की लोकेशन के हिसाब से डेटा आएगा। आप मान लीजिए मुंबई रहते हैं तो आप जैसे मुंबई पहुंचेंगे, मुंबई का डेटाबेस दिखाने लग जाएगा, ठीक। तो आईपी को ट्रैक करते हैं और आईपी को ट्रैक करने के बाद उस लोकेशन के हिसाब से आपको डेटा सेंड करना शुरू कर दें। ये आप समझ में आ गया? आगे चले अब। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे की चीज पढ़ते हैं। ये पार्ट हमारा दोनों क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी और पीयर टू पीयर नेटवर्किंग दोनों क्लियर हो गया आप लोग को। अब हमारी जो नेटवर्क और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज हैं, इनके टर्म्स आपको याद रखने हैं। टर्म्स इन द सेंस कि वो फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि उनकी वर्किंग क्या है, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आता है एनआईसी। एनआईसी को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। ये फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा एब्रिविएशन में। एनआईसी को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, ठीक। ये इसमें अपने नंबर्स होते हैं जो यूनिक होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो साइबर क्राइम करते हैं उनके लिए। आप अगर किसी कंप्यूटर से साइबर क्राइम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो ये आपका जो यूनिक डेटा है वो सेंड करता है, स्टोर करता है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इसमें डेटा जो होता है वो यूनिक होता है, तो यहीं से स्टार्टिंग होती है और यहीं से इंटरनेट कनेक्ट भी होता है, ठीक। तो देखिए, कॉमनली रेफर्ड टू एज एनआईसी आर यूज्ड टू कनेक्ट अ पीसी टू अ नेटवर्क। कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपको एनआईसी डिवाइस चाहिए हो। हम यहाँ पे तार लगाते हैं इस जगह पे, जब तार लगाते हैं तो कंप्यूटर हमारा नेट से कनेक्ट होना शुरू होता है। तो द एनआईसी प्रोवाइड्स a physical connection between the networking medium and the computer internal bus and is responsible for facilitating on access method to the network। मतलब हम नेटवर्क को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, हम उसका यूज करना चाहते हैं, तो हम बिना एनआईसी के नहीं कर पाएंगे।
आपके कंप्यूटर में ये एनआईसी लगी होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये आपके कैबिनेट का पीछे का पार्ट है। ये सभी लोग को मालूम है, सभी लोग के पास अगर कंप्यूटर होगा तो कैबिनेट के पीछे का पार्ट है, और यहाँ पे ये एनआईसी कार्ड लगा होता है, जहाँ पे आप लाइन का वायर लगा देते हैं। लाइन का वायर लगाते ही यहाँ पे सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो इससे ये मालूम हो जाता है कि हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो गया नेटवर्क से। ये सबको समझ में आ गया? एनआईसी कार्ड, यही तार लगता है, देखिए ये RJ45 बोलते हैं इसको। ये RJ45 इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, इसके अंदर इन हो जाता है, और नेट काम करना हमारा, या नेटवर्क हमारा काम करना शुरू कर देता है। सबको समझ में आ गया? आगे चले। नेक्स्ट पार्ट हमारा है हब और रिपीटर। उस दिन जो हम टर्म भूल रहे थे वो रिपीटर ही था, जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो हब रिपीटर को ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। हब रिपीटर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टुगेदर टू और मोर सेगमेंट्स ऑफ एनी मीडिया टाइप। दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हब या रिपीटर हम पहले यूज किया करते थे। ठीक, आप देखिए यहाँ पे, a hub provides the signal amplification required to allow a segment to be extended a greater distance। देखिए, हम जो टर्मिनोलॉजी उसे भूल रहे थे वो हमारा था एम्पलीफायर। हम आपसे एक एग्जांपल दे रहे थे कि हम लोग जब केबल कनेक्शन लिया करते थे तो खंभों के बीच में जब कनेक्शन ज्यादा होता था तो हम एक टर्मिनोलॉजी भूल लेते थे, वो एम्पलीफायर होता था। एम्पलीफायर से वो डेटा कलेक्ट करके फिर से रीसेंड करता था। ठीक है, तो ये पार्ट रिपीटर का होता है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, कि जब कई कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है तो जो डेटा हमारा शेयर हो रहा है वो एक टाइम ऐसा आता है कि डेटा कम होना शुरू होता है, उसका फ्लो कम होना शुरू होता है। तो ऐसे केसेस में हम हब यूज करते हैं, तो नेटवर्क कनेक्ट करते हैं और ये डेटा को कनेक्ट करके रिसीव करना शुरू करता है। ठीक है, तो दो टाइप के इसमें होते हैं, पैसिव हब। पैसिव हब में क्या होता है, सिंपली फॉरवर्ड्स एनी डेटा पैकेट्स दे रिसीव ओवर वन पोर्ट फ्रॉम वन स्टेशन टू ऑल अदर रिमेनिंग पोर्ट्स। रिसीव करता है और सेंड करता है। एक्टिव हब क्या होता है, आल्सो समटाइम्स एफर्ट टुवर्ड्स द मल्टीपोर्ट रिपीटर्स। ठीक, मल्टी पोर्टिंग होती है इसमें, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट आपको समझने हैं तो सिर्फ ये समझना है कि रिपीटर एज ए एम्पलीफायर काम करता है। जो सिग्नल्स उसके पास आ रहे होते हैं उसको बहुत तेजी से दूसरी तरफ वो दूसरे नेटवर्क की तरफ सेंड करता है। ये समझ में आ गया सबको? और ये डिवाइस होती है आपकी। हमने जितना मैटर बोल्ड किया है वो अगर आप जल्दी से लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक, ये हमारा जो है रिपीटर होता है, इससे हम कनेक्ट कर देते हैं दो नेटवर्क को। जब दो नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं तो आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है ब्रिजेस। ये भी पहले यूज हुआ करता था लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। ब्रिजेस का जो लॉजिक पार्ट है वो सिर्फ इतना है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि स्टोर एंड फॉरवर्ड पे काम करता है। पहले वो डेटा को स्टोर करता है अपने कैश में और फिर फॉरवर्ड करता है जिस जगह पे उसको भेजना होता है, राउटिंग करता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, स्टोर एंड फॉरवर्ड लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। द ब्रिज फंक्शन इज कनेक्ट सेपरेट होमोजेनियस नेटवर्क। सेम टाइप के नेटवर्क पे कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। ब्रिज मैप द इथरनेट एड्रेस ऑफ द नोड्स रिसाइडिंग ऑन ईच नेटवर्क सेगमेंट एंड अलाउ ओनली नेसेसरी ट्रैफिक टू पास थ्रू द ब्रिज। मतलब सीधा कंसेप्ट यही है कि इनके पास छोटे छोटे पैकेट आते हैं, आईपी पैकेट्स होते हैं, उसको ये स्टोर करता जाता है और आगे फॉरवर्ड करता जाता है। ठीक, आपके पास मतलब आपको हमने बीच में खड़ा कर दिया, अब हमने आपसे कहा कि हर 5 मिनट में एक डेटा लो, जितना भी डेटा है उसको आगे फॉरवर्ड करो। तो ये कुछ इसी टाइप से काम कर रहा होता है, जो डेटा आता है उसको पहले स्टोर करता है और स्टोर करके जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे उसको भेजना होता है वहां पे वो फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, ये डिसीजन भी यही लेता है ब्रिज जो होता है। तो ब्रिज की जो मीनिंग आ रही है वो यही आ रही है कि नेटवर्क्स के बीच में आपस में कनेक्टिविटी सेट करता है,
डेटा उठाता है, सेंड करता हुआ चला जाता है। मतलब कंसेप्ट हमारा बिल्कुल साफ है, ये स्टोर एंड नेट फॉरवर्ड के ऊपर काम करता है। पॉइंट क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट हमारा है राउटर, बिल्कुल इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। राउटर राउटिंग का काम करता है, बिल्कुल यही वर्किंग उसकी है कि डेटा को स्टोर करना है और फॉरवर्ड करना है। ठीक, आज की तारीख में आप राउटर को ही देखेंगे, आपको ब्रिजेस नहीं मिलेंगे। तो ब्रिजेस का एक्सटेंडेड पार्ट आपका राउटर है। आप ये डिवाइस देखेंगे, ये जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में आपको ये डिवाइस लगी हुई मिलेगी। ठीक, ये दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। आपको हमने एक दिन वैन बताया था, वैन पढ़ाया था। तो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम राउटर का ही होता है। वैन के ऊपर बेसिकली ये काम कर रहा होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? देखिए हम इस पे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल्ड कर रहे हैं, आप इसको एक बार पढ़िएगा। राउटर्स यूज इंफॉर्मेशन विद इन ईच पैकेट टू रूट इट फ्रॉम वन लाइन टू अनदर। एक लाइन से दूसरे लाइन पे डेटा भेजता है। हमने आपको वैन में बताया था ये चीज होती है। एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन दैट अलाउज देम टू डिटरमाइन द बेस्ट रूट थ्रू अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेनी लाइन्स। मतलब कई लाइन से होता हुआ डेटा आपके पास आता है। आप 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आप दुबई में बैठे हैं और आपका डेटा, आप इंडिया में बैठे हैं, दुबई से कोई डेटा भेज रहा है, तो ना जाने कितने नेटवर्क और कितने राउटर को पास करता हुआ वो डेटा आप तक पहुंचता है। तो ये रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी राउटर की होती है कि वो डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद डेटा वहां पे सेंड कर देता है। ठीक है, ये रोल उसी का होता है। हमने आपको कल शायद पिछले टाइम में बताया था कि इसीलिए ज्यादातर जो हैकर्स होते हैं वो हैकर्स क्या करते हैं कि राउटर के ऊपर ही अटैक करते हैं। तो राउटर वो मान के चलते हैं कि अगर राउटर पे अटैक हो गया तो हम सारा नेटवर्क पकड़ लेंगे, सारा डेटा हमारे पास आ जाए। ठीक, नेक्स्ट हमारा है स्विचेस। स्विचेस में LAN switches are an expansion of the concept in LAN bridging. Bridging का expansion है, which controls data flow, handles transmission errors, provides physical addressing, and manages access to the physical medium. ठीक, switches provides these function by using various link layer protocol. देखिए कई टाइप के लिंक लेयर्स होते हैं हमारे LAN में, वो डिटेल का पार्ट है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि वेरियस लिंक लेयर को, प्रोटोकॉल को फॉलो करता हुआ ये डेटा को एक्सेस करता है फिजिकल मीडियम के थ्रू। स्विचेस का काम सिर्फ यही होता है। तो LAN switches कैन लिंक 4, 6, 10 और मोर नेटवर्क्स टुगेदर। इसकी लिमिटेशन हमारी क्या है कि 4, 6 और 10 और मोर नेटवर्क्स टुगेदर, इतने नेटवर्क्स को ही आपस में कनेक्ट कर सकता है। और इसका भी कंसेप्ट हमारा क्या होता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच on the other end accept and analyze the entire packet before forwarding it to its destination। 8 से 10 नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके जो इसके पास पैकेट्स आते हैं, उन पैकेट्स को किसको किस डेस्टिनेशन पे और किस पाथ पे भेजना है ये डिसाइड करता है। अगर आप कभी ध्यान दें तो कभी कभी आप जब मेल भेजते हैं एक दूसरे को, तो कभी कभी मेल बहुत जल्दी पहुंच जाती है और कभी कभी मेल को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। ये दोनों केसेस आप लोगों ने शायद देखे होंगे अपनी लाइफ में। तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है तो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस पाथ को आउट किया, किस पाथ में वो पैकेट भेजा गया। और किसी पाथ से डेटा जल्दी पहुंच जाता है, किसी पाथ से डेटा देर में पहुंचता है। ये बिल्कुल ट्रैफिक वाला सिस्टम है कि आपने दो रास्ते पकड़े, एक रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिली आप जल्दी पहुंच गए, दूसरे रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा मिल गई आप देर में पहुंचे। बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे चलता है। स्विच क्लियर हो गया सबको? मैसेज डालिए अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो हम लोग आगे चले। दवाई लेने के लिए गए, अभी जाएंगे तो आज
बाहर जाना, एकदम बाहर। हो गया, ये सबको समझ में आ गया? ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, और कंप्यूटर इन चीजों से कनेक्टेड होता है। तो चाहे वो राउटर हो, चाहे हब हो, चाहे स्विच हो, ये सब कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, तभी नेटवर्किंग अप्लाई होती है। दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए ये सारे जो डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं, सब नेटवर्किंग के डिवाइसेस है। ये पहले कुछ यूज होते थे, कुछ अब यूज होते हैं, कुछ ऑब्सलीट हो गए, बाहर कर दिए गए। ठीक, लेकिन हमको पढ़ना जरूरी है, हमको मालूम होना जरूरी है। ओके, चलिए। ट्रांसीवर्स में क्या होता है? ट्रांसीवर्स आर यूज टू कनेक्ट नोड्स टू द वेरियस इथरनेट मीडिया। मोस्ट कंप्यूटर एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स कंटेन अ बिल्ट-इन 10 base T और 10 base 2 ट्रांसीवर्स। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग नोड को कनेक्ट कर देते हैं मोस्टली। ठीक, नोड कनेक्ट हो जाता है तो हमारा पूरा पूरा नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है कि डेटा को रिसीव करता है और डेटा को ट्रांसफर करता है। वही पार्ट है, कोई अलग से नहीं है। कई डिवाइसेस बनाई गई थी, और कई डिवाइसेस बनाए जाने के बाद उसमें से ये भी एक डिवाइस। बोल दिया। ठीक, नेक्स्ट हमारा है गेटवे। A gateway is a device such as a mini or micro computer capable of operating on a standalone basis, but which also provides connection for communication with the other computers and access to shared resources। इसको समझना है। ये हमारी स्टैंड अलोन एक वर्ड यूज हुआ यहाँ पे। स्टैंड अलोन का मतलब होता है सिंगल पीसी। ठीक है, स्टैंड अलोन का मतलब होता है सिंगल पीसी। सिंगल पीसी के ऊपर ये डिवाइस कनेक्ट की जाती है, और फिर ये डेटा हमारा आगे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको गेटवे बोलते हैं। गेटवे का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे हम लोग इसको कैसे आपको बताएं। हाँ, जैसे हम लोग जब हाईवे पे जा रहे होते हैं तो टोल प्लाजा मिलता है। तो टोल प्लाजा बेसिकली गेटवे ही होता है। ठीक, एक रास्ते को दूसरे रास्ते के बीच में लगाया जाता है। तो वही पार्ट हमारा ये कंप्यूटर रोल प्ले करता है, जिसको हम लोग गेटवे बोलते हैं। ठीक, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, अदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ये उस चीज की वैलिडिटी को चेक करता है, और तब फिर डेटा को आगे ट्रांसफर करता है। मतलब इंटरनेट कनेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि हम जब चाहे जिससे चाहे उससे कनेक्ट हो जाए, ये नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे गेटवे का रोल शुरू होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने, मुझे नहीं मालूम, पर बहुत सी बार होता क्या है कि बहुत से लोग प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाते हैं। एक वर्ड, बहुत पॉपुलर वर्ड है प्रॉक्सी अटेंडेंस। मतलब आपकी जगह कोई और अटेंडेंस लगा रहा है। तो बिल्कुल प्रॉक्सी सर्वर का भी यही रोल होता है कि मेन सर्वर को टच ना करते हुए एक प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट कर देते हैं। तो जो क्लाइंट होता है, जो यूजर होता है, उसका कम्युनिकेशन डायरेक्ट प्रॉक्सी सर्वर से हो जाता है, और प्रॉक्सी सर्वर फिर उस डेटा को मेन सर्वर को सेंड करता है। लेकिन ये चीज आपको नहीं मालूम हो रही। ठीक है, तो प्रॉक्सी का मतलब आपकी जगह कोई और, मतलब सर्वर की जगह प्रॉक्सी सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में आप चाहते हैं कि हम क्लास में नहीं है और कोई अटेंडेंस लग जाए, तो आप अपने किसी फ्रेंड को बोल के जाते हैं कि लगा देना, लगवा देना। तो वो आपकी जगह एक्ट कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही मेन सर्वर की जगह पे हमारा प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। तो जितने भी कम्युनिकेशन हम करते हैं, वो डेटा हमारा जो पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होता है, वो हमारा किस में जाएगा? प्रॉक्सी के थ्रू जाएगा, और फिर वो मेन सर्वर को भेज देता है। ठीक है, जी बता रहे हैं। इसी में हमारा पार्ट आता है वीपीएन का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर का रोल यहीं पे आता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, लोग अपना प्राइवेट नेटवर्क ले लेते हैं और प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू काम कर रहे हो। उसमें डेटा मेन सर्वर को जाता है। जो सीधा कंसेप्ट है प्रॉक्सी सर्वर का, वो सिर्फ इतना ही है कि आप प्राइवेट नेटवर्क ले लीजिए, और प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू जो कम्युनिकेशन होगा वो प्रॉक्सी सर्वर से होगा। फिर वो डेटा को सेंड और रिसीव मेन सर्वर से कर रहा हो। ये क्लियर हो गया?
ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फायरवॉल। फायरवॉल हमारा आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, तो आप देखते होंगे कि फायरवॉल आपको वहां मिलेगा। मतलब जो अननेसेसरी एक्सेसिबिलिटी लोग निकाल लेना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि फायरवॉल के थ्रू उसको स्टॉप करते हैं, कोशिश करते हैं स्टॉप करने की। ठीक है, तो बहुत पहले, आज से 20-22 साल पहले, जावा ने एक कंसेप्ट निकाला था जिसको हम लोग सैंडबॉक्स बोलते थे। ठीक है, सैंडबॉक्स बेसिकली जावा वालों का फायरवॉल था। वो